हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है जिसमें पढ़ेंगे वायुदाब या एयर प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वायुदाब होता है वो होता क्या है। वायु में उपस्थित जो भार होता है ना, उसी को ही हम वायुदाब कहते हैं और इसकी खोज की थी 1651 में मैरिक मोहदे ने। और जो वायुदाब है सर्वाधिक पाया जाता है, वो सबसे अधिक पाया जाता है सी लेवल पर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वायुदाब को मापने का यंत्र होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वायुदाब मापी यंत्र, बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ। इन तीनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गैलीलियो के एक छात्र थे टोरसेली महोदय, उन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है वायुदाब को मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हेक्टोपास्कल या फिर मिलीबार। नेक्स्ट पॉइंट है सी लेवल पर जो वायुदाब पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है 1013.25 मिलीबार। और इसको अगर सेंटीमीटर में मापते हैं तो 76 सेंटीमीटर, और इंच में मापते हैं तो 29.92 इंच, और मिलीलीटर में मापते हैं तो 760 मिलीलीटर होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं ना, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं। इनमें से सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। देखो, वायुदाब क्या होता है, वायु में उपस्थित भार होता है। और इसकी खोज किसने की, वायुदाब की इसकी की थी मैरिक मोहदे ने 1651 में। आगे है सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, सी लेवल पर पाया जाता है। वायुदाब को मापने का यंत्र कौन सा है, वो है वायुदाब मापी यंत्र, बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ। नेक्स्ट है गैलीलियो के छात्र थे जो टोरसेली, उन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी। और जो वायुदाब है उसको मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सी है, वो है हेक्टोपास्कल और मिलीबार। नेक्स्ट है सी लेवल पर जो वायुदाब पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, सर्वाधिक होता है जो, वो है 1013.25 मिलीबार। और सेंटीमीटर में होता है 76 सेंटीमीटर, इंच में होता है 29.92 और मिलीलीटर में होता है 760। ये हमने अब तक पढ़ा है। आगे चलते हैं। जो वायुदाब होता है और जो टेम्परेचर होता है ना, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध का क्या मतलब है, विपरीत संबंध का मतलब ये है कि अगर मान लो एयर प्रेशर अधिक होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और एयर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जैसे जिस एरिया में ठंडी हवा चल रही होगी वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। और अगर ठंडी हवा धरातल से चिपक चिपक कर चलेगी तो वहाँ का जो वायुदाब है वो अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है उसमें जो भार होता है वो अधिक हो जाता है, और जो भार होता है वही वायुदाब होता है। अगर ठंडी हवा में भार अधिक है तो इसका मतलब वायुदाब भी अधिक है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे गर्म हवा चलती है, और गर्म हवा होती है, इसका मतलब वहाँ पे जो वायुदाब है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर अधिक है वहाँ पे तो जो एयर प्रेशर है वहाँ लो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो, वो क्या है, हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है और इसको कहते हैं पवन। क्या है इसका मतलब, देखो कि उच्च वायुदाब का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो लो है, और निम्न वायुदाब का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो हाई है। यही है ना। देखो, उच्च वायुदाब क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर है लो, यानी कि जो हवा है वो आर्द्रता से नमी से भरी हुई है। ठीक है, और जो जो ठंडी वायु होगी वो गर्म वायु की ओर जाएगी, तो गर्म के प्रभाव में आके और वो क्या करेगी, वहाँ या वाष्पीकरण होगा या फिर वर्षा होगी। और वर्षा होने के बाद निम्न वायुदाब क्षेत्र है वहाँ पे क्या होगा, वो हवा होगी वो हल्की हो जाएगी और वो ज़्यादा तेज़ी से चल पाएगी। जब तेज़ी से हवा चलती है तो उसी को तो हम पवन कहते हैं। यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से, यानी कि निम्न जो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। ठीक है, और निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलेगी, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर है वो अधिक है। ठीक है, आगे है बैरोमीटर के प्रकार। बैरोमीटर के दो प्रकार हैं, पारद बैरोमीटर और निधर बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वायुदाब का महत्व। वायुदाब का महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है वायुदाब की। फर्स्ट पॉइंट है पवने। जो पवने होती हैं उनमें उनके चलने में जो वायुदाब है वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो देखो। सबसे पहले तो कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जब हवा चलती है, ठीक है, यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र यानी कि टेम्परेचर लो, वहाँ से टेम्परेचर अधिक है उधर पवन चलेगी। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि पवन कैसे चलती है। अगर मान लो वायुदाब उच्च नहीं है तो वहाँ पे पवन नहीं चलेगी। ठीक है, पवन चलने के लिए वायुदाब का उच्च होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
जो वायुदाब को मौसम है वो कैसे, मौसम को वायुदाब कैसे प्रभावित करता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र में जब हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है तो क्या करती है, बादल बनाती है और वर्षा भी लाती है, और इसी तरह संवहन धाराएं भी चलती हैं, ठीक है। और जब उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में वायु नीचे बैठ जाएगी और संघनन नहीं होगा तो क्या होगा, मौसम साफ बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मौसम भी प्रभावित होता है वायुदाब से। आगे है ऊष्मा का स्थानांतरण और आर्द्रता का स्थानांतरण, वो कैसे होता है। देखो, मान लो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे लो है टेम्परेचर, यानी कि जो हवा है वो ठंडी है। उच्च वायुदाब क्षेत्र वहीं पे होगा जहाँ पे ठंडी हवा होगी, ठीक है ना। तो ठंडी हवा यहाँ पे टेम्परेचर लो है। जब ये चल रही है निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, तो क्या होगा, बीच में आ गया ओशियन, बीच में ओशियन आ गया तो ये पहले से ही ठंडी थी, नमी युक्त थी, तो ओशियन से और ज़्यादा नमी ले ली तो ये और ज़्यादा भारी होगी। और आगे चल के जब ये अधिक तापमान के संपर्क में आई तो वहाँ पे इसने कर दी बारिश, तो ये यहाँ पे आके बारिश करने के बाद क्या हो गया, ये हवा जब ऊपर उठेगी ना तो ये गर्म हवा होगी, जब आगे जाएगी तो ये गर्म हवा ही जाएगी आगे, ठीक है ना। और अगर मान लो ये यहाँ पे आके यहाँ पे जो है वो वर्षा कर रही है तो यहाँ पे आर्द्रता आ गई, पीछे से लेके आई थी वही आर्द्रता यहाँ तक आ गई, तो आर्द्रता का और ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया है इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है, वायुदाब में उतार चढ़ाव से जो मौसम का पूर्वानुमान है वो लगाया जा सकता है। कैसे कि मान लो अगर तेज़ी से जो एयर प्रेशर है वो गिर रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब है आंधी तूफान आएंगे और चक्रवात की स्थिति बन रही है। और अगर मान लो जो एयर प्रेशर है वो अधिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि सुहावना मौसम होने वाला है, ठीक है। आगे है वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या भिन्नता। वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या भिन्नता से पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक बार, जो हमने कल नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो कम होगा, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री होगा कम, और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल ह्रास दर। तो मान लो टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये आगे है, आगे इसने क्या बताया है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो 1 मिलीबार जो वायुदाब है वो होता है, बट होता है वहाँ पे 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 34 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है, और 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब जो है वो 100 मिलीबार हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऊंचाई पर जाने पर ये जो वायुदाब था, एयर प्रेशर था, ये बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें जो लिखा ना वो ऐसे का ऐसे हमें पढ़ना है, ऐसे का ऐसे हमें याद करना है, ठीक है। जो समझने वाला है ना वो आएगा, जो ये एयर प्रेशर की जो 7 पेटियाँ हैं ना उनमें मैं समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है। देखो एक बार अब जो ऊर्ध्वाधर जो वायुदाब का वितरण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, यानी कि जब ऊंचाई पर ताप बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊंचाई पर जाने पर तो क्या है, जो वायुदाब है वो घट रहा है। नेक्स्ट है जलवाष्प। जलवाष्प में क्या होते हैं, जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर होता है वही तो जलवाष्प होता है। तो जो हवा होती है उसमें जो जल की जो ये बूंदें होती हैं यही होती हैं। तो हवा में जल की बूंदें होंगी तो वो नमी धारण की हुई होगी, और नमी होगी तो हवा का बोझ बढ़ जाएगा। हवा का बोझ बढ़ रहा है इसका मतलब जो है एयर प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का क्या मतलब है कि समुद्र तल से जब ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या है, दाब भी बढ़ेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, ये यहाँ पे देखो, समुद्र तल से 10 मीटर ऊंचाई पर 1 मिलीबार, 300 मीटर पर 34 मिलीबार और 17 पर 100 मिलीबार जो है ये एयर प्रेशर बढ़ जाता है, यही है इसमें। नेक्स्ट है घूर्णन गति। घूर्णन गति में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे हमारा फ़ैन घूमता है ना, इसी प्रकार से हमारी अर्थ भी घूमती है। तो फ़ैन घूमता है जब हमें हवा महसूस होती है, इसी तरह जब हमारी अर्थ है जो वो रोटेट करती है अपने अक्ष पे तो हवाएं चलती हैं। ये हवाएं हैं जो ये इनकी गति तेज़ या कम होती रहती है। इसी तरह से जो हमारा वायुदाब है वो भी घटता या बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है दाब प्रवणता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समान वायुदाब वाले क्षेत्र हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइसोबार या समदाब रेखा, ठीक है। अब देखते हैं दाब प्रवणता होती है वो क्या होती है। जो दाब प्रवणता होती है ना वो वायु परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। और जो ये रेखाएं होती हैं ना ये इसी को ही दर्शाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कि ऊंचाई पर जाने पर जो है एयर प्रेशर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना है ये। आगे है ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज से जो है अधिक होती है, यानी कि समुद्र तल की ऊंचाई की ओर जाते हैं वो जो दाब प्रवणता होती है ना वो क्षैतिज से अधिक होती है। आगे है
जब समदाब रेखाएं जब पास पास होती हैं तो जो दाब प्रवणता है वो तीव्र होती है, और जब दूर दूर होती हैं तो कम निम्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्षैतिज वितरण। जो एयर प्रेशर है उसका क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण को हम अक्षांशीय वितरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी पर क्षैतिज वायुदाब की जो पेटी बनती है ना, क्षैतिज वितरण जो है ये पेटियां जो बनती है ये दो कारणों से बनती हैं। एक तो है तापमान के कारण और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो सनलाइट पड़ती है उससे जो टेम्परेचर हमें मिलता है, एक तो है उसके कारण जो पेटियां बनती हैं, एक है जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है उसके कारण जो एयर प्रेशर होता है वो। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम देखो आप। सबसे पहले इसमें क्या है कि इक्वेटर पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होता है। क्यों होता है ये देखो, जैसे सन की जो लाइट आ रही है बिल्कुल सीधी आ रही है, इक्वेटर पर सीधी लाइट आएगी तो टेम्परेचर अधिक मिलेगा, तो वहाँ की जो हवा है वो अधिक गर्म हो जाएगी। गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठेगी तो जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा या तो बिल्कुल ही नहीं बचेगी या थोड़ी बहुत होगी, और यहाँ का जो प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो पोल्स है ना, यहाँ पे पोल्स पे जो है टेम्परेचर लो रहता है, क्योंकि यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, और टेम्परेचर लो होगा तो इसके विपरीत जो एयर प्रेशर है वो हाई पाया जाएगा। कैसे, लो टेम्परेचर में नमी युक्त वायु होगी, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ़ गिरती है, और ठंडी वायु होगी वो भारी होगी, भारी वायु इसका मतलब एयर प्रेशर हाई। ठीक है, अच्छा आगे है ताप प्रेरित कटिबंध। जो पेटी होती है ना ये एयर प्रेशर की सीधे सीधे जो टेम्परेचर से तो प्रभावित होगी तो वो तो कहलाएगी ताप प्रेरित, और जो घूर्णन गति से प्रभावित होगी वो कहलाएगी गति प्रेरित। यही है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हम ये देखने से पहले कि जो ये 7 पेटियाँ ये पढ़ने से पहले है ना, हम एक बार इनका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायग्राम है फ्रेंड्स, ये देखो इसमें क्या है कि 0 डिग्री, ये देखो ये जो 0 डिग्री जो इक्वेटर है यहाँ पे भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, कि 10 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश तक 0 से लेके और 0 से 10 डिग्री साउथ तक ये होती है भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी। इस पर जब सन की जो लाइट होगी वो सीधी पड़ेगी तो जो ये वाला क्षेत्र है ये गर्म हो जाएगा, ये क्षेत्र जो है ये गर्म हो जाएगा, और यहाँ की वायु जो है गर्म होकर और ऊपर की ओर उठेगी, इस एरिया में चली जाएगी ये। तो इस एरिया में जब वायु जाएगी तो ये यहाँ जाके बारिश करती है। तो फिर जो ये भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवा नहीं बचती है, और जो ये वाला क्षेत्र होता है ये हवा रहित हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम शांत पेटी। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये है ये 30 डिग्री से लेके और 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ तक पाई जाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है ना, इसमें मैंने अभी अभी बताया था कि जो ये भूमध्य रेखा से जो ये ऊपर वायु आई थी उठ के, जो गर्म हवा आई थी यहाँ आके क्या करती है, बादल बनाती है और बारिश करती है। फिर जो ये बारिश करने के बाद जो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा डाउन, और जो यहाँ की हवा होगी वो भारी होगी और बिल्कुल सतह के साथ साथ चलने लग जाएगी, धीरे धीरे ही मूव करेगी ये। यहाँ पे ज़्यादा गति नहीं होती हवा में, यहाँ पे जब गति नहीं होगी तो क्या होगा, ये हवा बिल्कुल रुक सी जाएगी, हवा मूवमेंट नहीं होती है, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पेटी है फ्रेंड्स वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये दोनों साइड ये भी होती है, और ये होती है 45 डिग्री नॉर्थ से लेके और 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही साउथ में भी 45 डिग्री साउथ से लेके और 66.5 डिग्री साउथ तक ये दोनों साइड होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो इस पेटी में जो हवाएं चलती हैं ना वो 2 भागों में बट जाती हैं, और ये हवाएं होती हैं ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चलती हैं। 2 भागों में बट के ये हवाएं ध्रुवीय पेटी और जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होते हैं इस ओर चली जाती हैं, और ये पेटी जो होती है यहाँ पे जो वायुदाब होता है वो कम हो जाता है, और सर्दियों में जब चक्रवात आते हैं तो ये वायुदाब होता है ये और भी ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट पेटी है ध्रुवीय पेटियाँ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। जो ये ध्रुवीय पेटी होती है ये भूमध्य पेटी की तरह ही ये तापमान से प्रभावित होती है, और इस पेटी में जो हवाएं होती है ना, जो इधर से उपध्रुवीय जो यहाँ से आई थी ये हवा क्या होती है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से आने वाली जो हवाएं हैं ध्रुवीय पेटी में आके और ये ठंडी हो जाती हैं, इतनी ठंडी हो जाती हैं कि ये हवा के साथ चिपक चिपक के चलने लगती हैं, और यहाँ का जो वायुदाब है वो हो जाता है उच्च। आगे देखते हैं, अब हम है ना एक बार इन पेटियों को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की। ये जो पेटी है ये 0 से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 0 से 10 डिग्री साउथ अक्षांश में पाई जाती है।
और इस पेटी को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और ये जो पेटी ये है ताप प्रेरित कटिबंध में ये कैसे आती है, ये हमने पढ़ा था। जैसे सनलाइट भूमध्य रेखा पर पड़ती है और अधिक पड़ती है, और फिर क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, और इससे जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, और वो गर्म होके विरल होके ऊपर उठेगी, और ऊपर वाली पेटी में जाके वो बारिश करती है। इसीलिए जब हवा यहाँ से चली जाती है तो ये वाला जो एरिया होता है भूमध्य रेखीय पेटी वाला, ये हो जाता है खाली हवा से, और यहाँ पे जो वायुदाब है वो निम्न हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं डोलड्रम और शांत पेटी, यानी कि शांत मंडल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। नेक्स्ट है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पेटी है ना ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। और जो ये पेटी है ना इसमें जो इक्वेटर से जो हवा आई थी वो बादल बनाकर यहाँ पे वर्षा करती है। बादल बनाकर जब वर्षा करेगी उसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ की जो वायु होगी ना वो वो जो सतह होगी वो भी ठंडी हो जाएगी, वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी, नमी युक्त हो जाएगी। नमी युक्त वायु जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, वो फिर आगे मूवमेंट नहीं कर पाती है। मूवमेंट नहीं कर पाएगी तो जो ये वाला जो क्षेत्र होगा ना उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी वाला, ये क्षेत्र ऐसा होगा कि यहाँ पे हवा चल ही नहीं रही है। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। इसमें क्या होता है कि यूरोप के जो व्यापारी होते थे वो घोड़े खरीद के लेके जाते थे, और जब इस अक्षांश में आ जाते थे ना वो उनकी समुद्री जो नाव थी वो चलना बंद कर देती थी, क्योंकि यहाँ पे हवा तो चल नहीं रही होती है। तो वो क्या करते, जहाज ना डूबे इसलिए बोझ को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसीलिए इस जो पेटी का नाम है इसको अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ये है फ्रेंड्स उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नेक्स्ट है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो होती है वो 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठीक है, और जो ये जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होती है ये होती है गति प्रेरित, घूर्णन गति होती है जो पृथ्वी की उसके कारण होती है। क्या होता है, घूर्णन गति के कारण जो भी हवाएं यहाँ पे चलती हैं वो दो भागों में बट जाती हैं। एक भाग की हवा तो चली जाती है ध्रुवों की ओर, और जो दूसरी होती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर चली जाती है। तो जो ये वाली पेटी थी ना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये हो जाती है खाली, यहाँ पे हवा बचती नहीं है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर तो यहाँ पे जो वो है वायुदाब होता है वो हो जाता है कम, और जब चक्रवात आते हैं सर्दियों में तो जो ये वायुदाब था ये और भी अधिक कम हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पेटी है वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय जो ये उच्च वायुदाब पेटी होती है ये होती है ताप प्रेरित पेटी। ताप प्रेरित पेटी है जो ये कैसे है, ये देखो जैसे इस तरह से यहाँ पे इक्वेटर था, यहाँ पे ये पोल्स थे, तो यहाँ पे सन है, और इस तरह से जब तिरछी किरणें जा रही हैं तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो कम पहुँच पाती है। तो यहाँ का जो पोल्स का जो क्षेत्र होता है ये होता है कि यहाँ पे सनलाइट कम पहुँचने के कारण यहाँ पे तो लगभग बर्फ़ ही जमी रहती है, और हवा होती है वो ठंडी होती है। ठंडी हवा होगी वो होगी भारी। ठीक है, ठंडी हवा भारी होगी, और जो ये जो ध्रुवीय भाग था यहाँ पे जो हवा आई थी उपध्रुवों से, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से जो यहाँ पे जो ये हवा आई थी ना ये इस एरिया में आके और ये नमी धारण कर लेगी, और ये और भी भारी हो जाएगी, और सतह के साथ साथ चिपक के यहाँ की हवा है वो चलती है। और जो ये वायु होती है ये भारी होने के कारण यहाँ का जो वायुदाब होगा ये उच्च पाया जाता है। तो ये था हमारा जो ये पेटियाँ थी, ये 7 की 7 पेटियाँ फ्रेंड्स। ठीक है, हम 1-2 पॉइंट और हैं वो देखते हैं। ये देखो ITCZ, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशनल जोन, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ये पेटी होती है ना इक्वेटर के ऊपर, जो ये ITCZ होती है, जब हमारा सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर चमकता है ना उत्तरी गोलार्ध में, तो ये पेटी जो होती है ना ये 10 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री तक सरक जाती है। और इसके विपरीत जब दक्षिण गोलार्ध में जब जो हमारा सूर्य है वो मकर रेखा पर होता है, तो जो ये पेटी होती है ITCZ ये 10 डिग्री से और 30 डिग्री साउथ तक सरक जाती है। ये क्या होती है, ये हवा होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगला पॉइंट है मानसून का आना। मानसून का आना यानी कि जब जुलाई के महीने में है ना, जो नीचे से जब हिंद महासागर से जो उच्च वायुदाब क्षेत्र होने से जो ठंडी वायु होगी वो उत्तर की ओर चलने लगती है। जब जो ठंडी वायु है वो उत्तर की ओर चलेगी तो उत्तरी भाग में क्या है, टेम्परेचर अधिक है। उत्तरी भाग में टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो वो नमी लेके आई थी ना अपने साथ, वो वहाँ पे वर्षा करती है। फिर इसी को ही हम कहते हैं कि मानसून आ गया, कि वहाँ पे फिर बारिश होने लगती है।
तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा है आज जो ये वायुदाब का टॉपिक था इसमें, कि वायुदाब जो होता है वो होता है वायु का भार, जो वायु में उपस्थित भार होता है वही वायुदाब होता है। इसकी खोज की थी मैरिक ने 1651 में। सबसे अधिक सर्वाधिक जो ये एयर प्रेशर है ये 1013.25 मिलीबार समुद्र के लेवल पर ही नापा जाता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि वायुदाब का और टेम्परेचर का विपरीत संबंध पाया जाता है, कि वायुदाब अधिक तो टेम्परेचर कम, और जो टेम्परेचर अधिक है तो फिर वायुदाब कम, ये होता है। और जो गर्म हवा होती है भूमध्य रेखा पर वो उठती है वहाँ पे भूमध्य रेखा पर, और वहाँ का क्या है जो टेम्परेचर तो होता है अधिक, वहाँ पे फिर जो वायुदाब होता है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई ठंडा एरिया है तो वहाँ पे जो हवा होगी उसका टेम्परेचर होगा कम, और वहाँ पे जो वायुदाब होगा वो होगा अधिक। फिर हमने पढ़ा था बैरोमीटर के प्रकार 2 थे, पारद और निधर्व। और हमने ये भी पढ़ा था कि वायुदाब को मापने का यंत्र होता है वो वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ होता है, जिसकी खोज की थी टार्सेली ने, जो गैलीलियो के स्टूडेंट थे। फिर हमने वायुदाब का महत्व पढ़ा था कि ये पवने चलने में सहायक होता है, मौसम को प्रभावित करता है और उष्मा और आर्द्रता का स्थानांतरण करता है, और जो मौसम है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इससे, कि जैसे मान लो तेजी से वायुदाब गिर रहा है तो आंधी चक्रवात आएगी, और बढ़ रहा है तो सुहाना मौसम होगा। और फिर उसके बाद हमने ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 10 मीटर की ऊंचाई पर तो जो ये एयर प्रेशर है ये होता है 1 मिलीबार, 300 मीटर की ऊंचाई होती है समुद्र लेवल से, वहाँ पे 34 मिलीबार वायुदाब होता है, और 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ये है वायुदाब होता है 100 मिलीबार। फिर हमने पढ़ा था कि जो ऊर्ध्वाधर जो वितरण होता है वायुदाब का उसको प्रभावित कौन से कारक करते हैं, वो करते हैं टेम्परेचर, जलवाष्प, घूर्णन गति हमारी पृथ्वी की, और समुद्र तल से ऊंचाई, और दाब प्रवणता। फिर हमने जो क्षैतिज वितरण था उसमें क्या पढ़ा था कि जो पृथ्वी पर जो पेटियाँ होती हैं, जो ये इसकी क्षैतिज वितरण होता है जो वायुदाब का, वो 2 कारणों से होता है। ताप प्रेरित कटिबंध होते हैं और गति प्रेरित कटिबंध, यानी कि जो पेटी सीधे सीधे टेम्परेचर से प्रभावित होगी वो होगी ताप प्रेरित, और जो घूर्णन गति से होगी वो होगी गति प्रेरित। फिर हमने जो 7 पेटियां थी वो पढ़ी थी। 7 पेटियों में सबसे पहले थी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जो 0 से 10 डिग्री दोनों अक्षांशों की तरफ पाई जाती है। फिर हमने उपोषण पढ़ी थी, जो कि 30 से 35 तक दोनों अक्षांशों में पाई जाती है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के बाद हमने पढ़ा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि 45 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के नॉर्थ और साउथ के बीच में पाई जाती है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ी थी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये पेटी थी हमारी जो कि ध्रुवों पर पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है ITCZ। ITCZ की हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी इंटरट्रॉपिकल कन्वेंशनल जोन, जो कि उत्तरी गोलार्धों में तो आ जाती है जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, जब तो 10 से 30 तक नॉर्थ में चली जाती है सरक कर, और जब ये सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तब ये कहाँ 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ तक चली जाती है सरक कर। और जो मानसून है वो क्या होता है, वो जुलाई में जब नीचे से जो हिंद महासागर से जो उच्च वायुदाब होने के कारण ठंडी हवा जो उत्तर की ओर चलती है ना, तो वो गर्म हवा के क्षेत्र में आ जाती है और वहाँ पे आके वो वर्षा करते हैं, इसी को ही मानसून कहते हैं। हमने ये टॉपिक पढ़ा है एयर प्रेशर का आज। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।